नहीं कर रहे। हाँ, वो एक सभी रिसर्च स्कॉलर का मैं पीएचडी कोर्स वर्क के सेशन में स्वागत करता हूं और हमारे साथ मंचासीन अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन डॉक्टर आर के उपाध्याय सर, पूर्व रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा और अभी प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा, यहाँ से लॉ में पीएचडी कर चुके हैं। डॉक्टर प्राची दीक्षित, प्रिंसिपल रामकृष्ण परमहंस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की प्रिंसिपल है मैम, और यहाँ से इन्होंने 2 सब्जेक्ट में पीएचडी की है, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। हमारे साथ में है डॉक्टर समय सिंह मीणा जी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, संस्कृत में सर ने पीएचडी की है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित शर्मा जी, केमिस्ट्री से, जो कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में कार्यरत है। हमारे साथ है डॉक्टर प्रज्ञा धीर मैम, जिन्होंने मैनेजमेंट में पीएचडी की है और असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में कार्यरत है। हमारे साथी डॉक्टर कृष्णाराम चौधरी जी, इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी की है और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में कार्यरत है। मैं आप सभी का कोटा विश्वविद्यालय और रिसर्च सेक्शन की ओर से स्वागत करता हूं। ये आज का हमारा एल्यूमनाई मंच है, जो कि इस विश्वविद्यालय से पीएचडी कर चुका है, उस दौर से गुजर चुका है जिस दौर में अब आप प्रवेश कर रहे हैं। किन किन समस्याओं से इनको सामना करना पड़ा, किन किन रास्तों से ये गुजरे, क्या क्या तकलीफें देखी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, किन कहाँ से सहायता और सपोर्ट मिली, किस तरीके से इन्होंने अपना पीएचडी का वर्क कंप्लीट किया, कितनी मेहनत लगी, इन सभी पर चर्चा के लिए आज हमने इन्हें यहाँ बुलाया है। क्योंकि आप सभी अपना पीएचडी का प्रोग्राम अब शुरू करेंगे, तो बहुत लंबी जर्नी ये होती है। तो इस जर्नी में अगर हमें पहले से जो उस रास्ते पर चल चुके हैं उनके अगर मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, तो उसमें हमें बहुत सहायता प्राप्त होती है आगे बढ़ने में। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे सबसे सीनियर डॉक्टर आर के उपाध्याय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन का ओपनिंग रिमार्क्स जो है वो प्रदान करें। धन्यवाद सुपा साहब। यहाँ उपस्थित हमारे समस्त पूर्व शिक्षक साथी, जो कि इसी विश्वविद्यालय से पीएचडी किया जिन्होंने, और आज ये बड़ा सुखद संयोग है कि हम सभी जो अभी आगे आने वाले पीएचडी करेंगे, जिन्हें इस विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि मिलेगी, वह यहाँ इकट्ठे हैं, और साथ ही साथ वे लोग भी इकट्ठे हैं जिन्होंने पहले इस विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रखा है। तो इस संयोग में हम बिल्कुल एक सीनियर और जूनियर की तरह बात करेंगे। इस वक्त आप भी भूल जाइए कि मैं कोई टीचर हूँ या यहाँ जो उपस्थित है कोई टीचर है। अब सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। आप पीएचडी कर रहे हैं और हमने पीएचडी कर लिया, बस यही अंतर है हमारे और आपके बीच। तो मेरा मानना है कि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय की शुरुआत 2004 से हुई थी, 2003 के एक्ट के द्वारा। शुरुआत में कोई संसाधन नहीं था, फैकल्टी भी नहीं थी, तो शुरुआती दौर में निश्चित रूप से हम लोग को काफी दिक्कत आई थी। 2012 में मेरी पीएचडी पूरी हुई थी, जबकि रजिस्ट्रेशन 2006 में हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 6 साल मुझे लग गया मेरे फील्ड में पीएचडी करने में, क्योंकि अनेक चीजें ऐसी होती हैं। हमारे दिमाग में खाका तो फिट होता है, लेकिन उसे हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके लिए हमें गाइड की आवश्यकता पड़ती है। तो यह तो मान के चलिए कि जो काम आपने लिया अपने हाथ में, उस काम के प्रति केवल और केवल आपको मेहनत करना है। आपका गाइड, एज पर, जैसा नाम ही है गाइड, जिसे हम सुपरवाइजर भी करते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में गाइड करते हैं, तो केवल गाइड करेगा। गाइड का मतलब ये नहीं कि वो आपकी पीएचडी करवाएगा, करना आपको ही है। और सबसे बड़ी समस्या जो आज है प्लेगरिज्म वाली, कॉपी और पेस्ट वाली, दूसरे यूनिवर्सिटी से किसी की पीएचडी आपने ले लिया, चाहे किसी टाइपिस्ट से कुछ काम करवा लिया, वह चलने वाला नहीं, वह रिजेक्ट।
तो आपका जो वर्क होना चाहिए बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। कारण ये भी है कि जैसे मैं 10 पेज लिख कर लेके गया, हमारे गाइड को बिल्कुल वो चीज पसंद नहीं है, उसने सारा का सारा 10 पेज रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब यह कभी नहीं मैंने सोचा कि हमारा गाइड खराब है, मुझे लगा कि मेरे अंदर खुद में कुछ कमी है, मुझे उसमें दुरुस्त करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं पीएचडी करवा चुका हूँ, तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहता है शोधार्थियों का कि हमारे गुरुजी के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे काम है, बैठकर मैं स्पेलिंग चेक करूं या हिंदी की मात्राएं चेक करूं, यह संभव नहीं है हमारे लिए। मैं एक रूटीन बता सकता हूं, मैं एक आपको खाका बता सकता हूं, आपको कंटेंट बता सकता हूं, मैं आपकी अनुक्रमणिका या जो उसका कंटेंट है वो बता सकता हूं, उसमें कोई कमी हो तो उसको सुधार सकता हूं। लेकिन उम्मीद करें कि गाइड लाइन टू लाइन स्टडी करे और उसको सुधारे, ये संभव नहीं है। तो कई बच्चे मेरे पास आते हैं और इसी पेज में अगर मान लो 50 गलतियां निकलती हैं तो रिजेक्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर हमारा स्टूडेंट ये सोचने लगता है कि हम सर हमको परेशान कर रहे हैं या हमें परेशान करने का उद्देश्य है, इसके पीछे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आज वो लिटिगेशन के मामले बन रहे हैं। अगर कॉपी और पेस्ट से पीएचडी हमने करवा दिया किसी का, भाई तब किसी की पकड़ में नहीं आई, लेकिन कल को शिकायत हुई तो उस पीएचडी के बेस पर अगर आपने कोई नौकरी पाई है वो आपकी खतरे में पड़ सकती है, और साथ ही साथ गाइड पर भी एक एलिगेशन लग सकता है कि उस गाइड ने इस चीज को कैसे इग्नोर किया। तो हमारा, क्योंकि हर पीएचडी शोध गंगा पर अपलोड होती है, शोध गंगा पर अपलोड होते ही आप मान के चलो कि विश्व का कोई भी विद्यार्थी उस फील्ड का उस पीएचडी को देख सकता है, पीएचडी को पढ़ सकता है, और पीएचडी देखेगा पढ़ेगा और कहेगा कि सेम टॉपिक पर मैंने भी काम किया है। आपको अभी मालूम है एक हाई कोर्ट का जो जज है वो डिमोट करना पड़ा क्योंकि उसने पीएचडी किया था और किसी दूसरे प्रोफेसर ने आरोप लगा दिया कि हमारे आर्टिकल को एजिटेटिव उठाकर छाप दिया, और वो सही पाया गया। तो कॉपीराइट का मामला है, बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज होता है। कॉपी और पेस्ट के मामले में हम प्रताड़ित किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उद्देश्य केवल यह होता है कि जो पीएचडी का वर्क है बिल्कुल फ्रेश हो, उसके बाद उसकी कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल हो, सब तो वही रहेंगे, आपको हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका प्रेजेंटेशन ऐसा हो जो किसी से मैच ना करे। अगर मैच करता है तो मान के चलिए कि हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस सकते हैं। मैं तो जो हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित साथीगण हैं उनसे यही कहूंगा कि आप पीएचडी के विद्यार्थी होने के नाते, पीएचडी के शोधार्थी होने के नाते आप अपने टॉपिक को, सबसे पहली चीज जो है टॉपिक, वह बिल्कुल सोच समझकर, शोध गंगा पर जानने के बाद, बाकी सारे आर्टिकल्स उस विषय पर सर्च करने के बाद सोच समझकर उस आर्टिकल को फाइनलाइज करें कि हमें इस टॉपिक पर पीएचडी करना है। फिर उसका एक ब्रीफ नोट, कम से कम 50 पेज का ब्रीफ नोट आप तैयार करें, इस टॉपिक में मुझे क्या क्या करना है, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, हमें मटेरियल कहाँ से मिलेगा। 50 पेज इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हम टॉपिक तो ले लेते हैं लेकिन उस पर आपको लिखने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं मिलता, उसका कंटेंट आपको मिलता ही नहीं। जब मसाला नहीं मिलेगा फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो टॉपिक और उस टॉपिक में कितना मसाला है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि हम भिखारी बच्चों को सोच करना चाहते हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे लॉ के स्टूडेंट हैं, चाहे कि हम जो स्ट्रीट वेंडर हैं जो चौराहों पर भीख मांगते हैं, उन बच्चों के सामाजिक और आर्थिक
दशा के बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं, या जुवेनाइल कोड के तहत हम, जुवेनाइल एक्ट के तहत हम उस पर अध्ययन करना चाहते हैं, या सोशियोलॉजी के तहत हम अध्ययन करना चाहते हैं। यह टॉपिक इतना विशाल हो सकता है, अब अंदाजा नहीं लग सकता, क्योंकि हमने टॉपिक केवल स्ट्रीट वेंडर्स को लिया, चाहे उसको भिखारियों को लिया, तो ऑल ओवर इंडिया की समस्या है। पूरे देश में आप कैसे इसको करेंगे, कैसे आपके पास आंकड़ा आएगा, नहीं हो सकता। तो फिर उसको आपको बिल्कुल सीमित दायरे में लगाना पड़ेगा, या कोटा उठाएंगे, या जयपुर उठाएं, या जोधपुर उठाएं, या 2 डिस्ट्रिक्ट के कंपेरिजन, बिल्कुल छोटे दायरे पर आप जब जाकर काम करेंगे तब जाकर उसका कुछ रिजल्ट आएगा। और फिर उसका कंपेयर करना, कंपेयरिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ एनालिटिकल स्टडी करनी है। एनालिटिकल स्टडी का मतलब है कि आपका थॉट और उस संदर्भ में दूसरे का थॉट कैसा है, दूसरे का विचार कैसा है, और उसके बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो हमारा उद्देश्य हो क्या से शुरू होना चाहिए, कि हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, इस पर समस्या क्या है, हमारी समस्याएं क्या है, उन समस्याओं का उजागर होना चाहिए, उस पर लिटरेचर क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या हुआ है, उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि कितने काम हो चुके हैं उस पर, और हम क्या करना चाहते हैं। अनेक बार मैं देखा हूं कि शोधार्थी पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है कि हम तो ये निष्कर्ष है हमारा, ऐसा होता है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही अपना निष्कर्ष कर दिया, जबकि इंट्रोडक्शन तो अभी अब आपकी समस्याओं के बारे में चालू होना चाहिए। और जब आप शोध करते करते 2 साल 3 साल पूरा होगा, तब जाकर आपका उपसंहार या कंक्लूजन एंड सजेशन पर आप पहुंचेंगे। उस वक्त आपका सजेशन क्या है, तब पता चलेगा कि क्या निष्कर्ष आया, क्या सजेशन। अगर पहले से ही आपके दिमाग में निष्कर्ष फिट है, तो आप उस टॉपिक पर काम करना बंद कर दीजिए। जब आप उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर पहुंचेंगे, तब आपके पास उसका निष्कर्ष समझ में आएगा, क्या निष्कर्ष है, रिजल्ट क्या। तो ऐसे कई समस्या आती है, और कई बार मैं रजिस्ट्रार के पद पर था तो कई विद्यार्थियों की, लड़कियों की समस्या आती थी कि गाइड चेंज कर दीजिए, जगह बदल दीजिए। गाइड चेंज करना कोई सोल्यूशन नहीं। अगर आपने अच्छा काम किया है, विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन रिसर्च सेक्शन का बहुत अच्छा काम आपने देखा होगा, जब से पूरा एक रिसर्च सेक्शन हमारे यहाँ डेवलप हुआ है, तो काफी अच्छा काम है। तो बार बार आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखते रहिए, कोई समस्या है तो इनसे संपर्क कीजिए। गाइड अगर आपको रियली मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, वास्तव में उसके अंदर कोई मेलाफाइड इंटेंशन आ गया है, तब तो आप किसी गाइड जायज हो सकती है। लेकिन केवल इसलिए कि वो बार बार बुलाता है, वो रोज हमारे जो मैं लिखता हूं उस पर ऑब्जेक्शन लगाता है, हमें एक इजी गोइंग गाइड चाहिए, तो यह डिमांड बिल्कुल ही जायज नहीं मानी जाएगी। तो प्लीज आप इस बात का भी ध्यान रखें। अभी से एक और है कि आप जिस दिन आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिस दिन आपका टॉपिक फाइनल हो गया, जिस दिन से आपका काम शुरू हो गया, उसी दिन से आप अपना राइटिंग वर्क चालू करें। आप एक कंप्यूटर ले लीजिए, आज किसी के पास कंप्यूटर की नॉलेज है, टाइप करना शुरू कर दीजिए। कोशिश ये कीजिए कि आपकी थीसिस आप खुद टाइप करें। यहाँ हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, मैं खुद एग्जाम्पल 2004 में ही मैंने कंप्यूटर ले लिया था, जबकि मैं कंप्यूटर का एबीसीडी नहीं जानता था, खुद टाइप करना शुरू कर दिया। लास्ट में जाकर किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट से उसको सेटिंग करवा दीजिएगा। उसको सेट करवाने का काम आखिरी पायदान पर होना चाहिए। अभी से आप उसको करना शुरू कर दीजिए। हर 3 महीने पर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आप जरूर तैयार कीजिए कि हमारे पीएचडी का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या, हमने क्या किया, हर पर 3 महीने का। उसको अपनी फाइल में लगा लीजिए, जब विश्वविद्यालय में आगे इसके नियमानुसार उसको जमा करा दीजिए कि हर 3 महीने बाद आप गाइड को टच करना है, आपको बताना है कि सर मैंने इतना काम कर लिया और ये काम है हमारा, हमने ये किताबें मंगा ली, इवन हमने ये आर्टिकल्स मंगा लिए, हमने ये आर्टिकल्स डाउनलोड कर लिए और इस पर मैंने ये काम कर लिया। तो हमारा अभी 5% काम पूरा हुआ, अगले 3 महीने में आपको होगा कि मेरा 8% काम पूरा हुआ, 10% काम पूरा हुआ। कौन गाइड है ऐसा जो आपको जाकर बताने कि सर मैंने ये काम किया।
तो हर 3 महीने का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बनाइए, टारगेट फिक्स कर कीजिए कि मुझे इस पूरे काम को 2 सालों में करना है, क्योंकि फाइनलाइज करते करते आपका 1 साल निकल जाता है। पूरी पीएचडी लिखने के बाद भी जब आप फाइनल करेंगे ना, जब उसका करेक्शन करेंगे, जब उसको मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे, तो उसमें भी 1 साल लग जाता है। तो आप अभी से लग जाए, और जो अभी से लग जाता है निश्चित रूप से परेशान नहीं होता, पीजी में उसकी पीएचडी हो जाती है और बहुत बड़ी उपाधि मिलती है। उसके बाद आजीवन आप अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा। तो मेरी आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कोटा विश्वविद्यालय सदैव आपके मदद के लिए तत्पर रहेगा। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो आपका स्वागत है कोटा विश्वविद्यालय में, और आपके लिए बहुत अवसर है। नमस्कार। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. मैं आर.के. उपाध्याय जी को धन्यवाद चाहूंगा कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस एज अ स्टूडेंट रहते हुए, पीएचडी स्टूडेंट, और एज अ रजिस्ट्रार रहते हुए और एज अ गाइड रहते हुए जो हमारे साथ शेयर किए, वो सभी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए फायदेमंद साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर। हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर पायल दीक्षित मैम, जो कि अभी असिस्टेंट लाइब्रेरियन इंचार्ज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में। इन्होंने लाइब्रेरी साइंसेज में हमारे यहाँ से पीएचडी की। मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब मैं डॉक्टर प्राची दीक्षित मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सर। आदरणीय उपाध्याय सर और बैठे सभी एलुमनाई और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बेहद भाग्यशाली हैं कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा से आपको रिसर्च करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। रिसर्च शब्द एक बहुत विराट शब्द है, रिसर्च। जब आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगता है पीएचडी में जो डॉक्टर है ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल उनके लिए होता है जो सामना करते जाते हैं और फिर धीरे धीरे करते हुए जब अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं तो लगता है कि हाँ हमने जंग जीत ली, और वो बहुत ही आनंददायक अनुभूति होती है। मैं 2006 में यहाँ पे महिलाओं के मानवाधिकारों पर रजिस्टर्ड हुई थी पॉलिटिकल साइंस में, और विश्वविद्यालय के साथ बहुत खट्टे मीठे कड़वे सभी तरह के अनुभवों को लेते हुए जब मेरे को डिग्री अवार्ड हुई, लगभग उपाध्याय जी की तरह ही मुझे भी 6 साल लगे इस डिग्री को लेने में। उसके बाद मैं दोबारा रजिस्टर्ड हुई यूनिवर्सिटी में, और आप ही की तरह दोबारा मैंने कोर्स वर्क करके और अगली अपनी डिग्री जो थी वो योग शिक्षा में प्राप्त की। तो मैं 2 बार पीएचडी पाकर के इस विश्वविद्यालय से गौरवान्वित हूँ। जैसा मैंने बताया आपको कि इस चरण में बहुत बहुत चीजों से, बहुत बहुत अनुभवों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रिसर्च चल रहा है और हम खुद को खोजने लग जाते हैं कि हम कहाँ हैं। और शिक्षक का और स्टूडेंट का जो संबंध होता है, यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स का, स्कॉलर्स का जो संबंध होता है, उनमें भी कई उतार चढ़ाव, ऊंच नीच दौर आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो मैं आपसे कहना चाहूंगी वो है धीरज। जैसे हमें ये पता होता है कि हम फर्स्ट ईयर में एडमिट हो गए और अगले साल हम फर्स्ट ईयर पास कर लेंगे। तो रिसर्च में इंसान, जैसे मैं थी तो मैंने भी सोचा था अच्छा 18 महीने का है तो मैं 18 महीने में ही कर लूंगी, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपका परिश्रम, आपके गाइड और उसके बाद यूनिवर्सिटी, तीनों चीजों में तादात्म्य और किस तरह से आप चीजों को लेकर के आप आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे करके, सारी चीजें सम्मिलित रूप से आपको कब डिग्री अवार्ड होगी तो वो निष्कर्ष बहुत जल्दी नहीं आता है। तो सबसे पहले तो रिसर्च के अंदर हर पल कोई ना कोई चीज को सर्च, आपका विषय है, उस विषय से संबंधित सामग्री है, आपको उस रिसर्च में किन किन चीजों को इन्वॉल्व करना है। मैं हमेशा अपना फोन, अपनी नोटबुक अपने साथ में रखती थी। महिलाओं के मानवाधिकारों से संबंधित विषय पर मैं खुद महिला थी, तो मुझे जो भी चीजें निकल के आती थी वो सारी चीजें अपनी नोट डाउन करती थी। फिर मैं अपने गुरुजी को बताती थी, अपने गाइड को बताती थी। और कई बार जैसे उपाध्याय साहब ने कहा कि मेरे मंतव्य से वो एग्री नहीं होते थे, तो कई बार हर्ट भी होता है कि नहीं सच तो यही है जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन ये एक स्टूडेंट का
भ्रम होता है कि जो वो देख रहा है वही सच है। कई बार उसके स्टूडेंट के जो डाटाज होते हैं उनमें उसकी भावना, उसकी फीलिंग्स, उसके पूर्वाग्रह, जो उसने अनुभव किया था, ओरिजिनल डाटा जो होते हैं उन दोनों में। तो आप यदि अपने गाइड का हाथ पकड़ के रखेंगे, पैर पकड़ के रखेंगे, उसको विश्वसनीय बना के रखेंगे और उसके द्वारा दोबारा आप गाइड भी एक रिसर्च कर रहा है अपने स्टूडेंट की कि ये स्टूडेंट किस स्तर का है। आपके पेशेंस की परीक्षा लेगा, वो आपकी हर चीज की परीक्षा लेगा। हो सकता है आपको बोले इस विषय पे लिख करके 4 दिन में दो, और आपको 4 दिन में इतना सारा लिखने को दे दिया, आप पजल्ड हो जाए। नहीं, आपसे जितना जिस तरह से होता है खुद को खुद का 100% दीजिए, और उसके बाद यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, जो ईश्वर बैठा है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो आप अपना 100% सदैव देना रखिएगा। विषय का चुनाव आप बहुत अच्छे से चुनिएगा। और नवाचार जो भी होते हैं, नई नई चीजें, जब मैंने अपने पहली पीएचडी की और दूसरी पीएचडी की, दोनों में बहुत अंतर था, टेक्निक्स बदलती जाती हैं। तो नवाचारों को आप स्वीकार करते रहिए, मौलिकता को अपने अध्ययन में शामिल कीजिए। हर दिन हर पल जो भी चीज आपको समझ में आती है उससे लिख कर, अगर आप, मेरे ख्याल से अब तो बहुत ज्यादा सुविधाएं हो गई हैं, अगर आप अपने फोन में भी, अगर आपको रात को 2 बजे भी कोई बात आती है जो आपकी रिसर्च से संबंधित है, कोई आपको डाटा मिलता है, तो एक बार आप बुक करके उस चीज को आप अपने मोबाइल में डाल दीजिए, अपने रिमाइंडर में डाल दीजिए। उसके बाद आप सोइए। अगर आप उस रिसर्च प्यार करेंगे तो वो भी आपको बहुत जल्दी परिणाम देगी। लेकिन कई लोग होते हैं अपने प्रोफेशन के साथ धीरे 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 चलती जाएगी, नहीं, इसको भी अपने जिंदगी का एक ट्रिगर पॉइंट और टारगेट पॉइंट बना करके रखिए। मेरा कोटा यूनिवर्सिटी के साथ जितने भी दोनों पीएचडी के अंदर अनुभव रहे, काफी अच्छे रहे, खट्टे भी रहे, मीठे भी रहे। लेकिन कंक्लूजन में मैं देखती हूँ तो मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती हूँ कि मैंने दो पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी से पाई है, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी का सहयोग मिलेगा। यदि आप अपनी भाषा को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को एक स्टूडेंट की भांति रखते हुए गुरु का हाथ पकड़ के काम करेंगे, तो निसंदेह पूरा यूनिवर्सिटी परिवार, आपके गाइड आपको जरूर सहयोग देंगे। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप इस परिवार के सदस्य बनने जा रहे हैं। जय भारत, वंदे मातरम। डॉक्टर थैंक यू धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अपने एक्सपीरियंसेस और अपने विचारों को स्पष्टता से आप लोगों के सामने रखा। थैंक यू सो मच मैम। विचार जो है वो आपको अपनी जर्नी में हेल्प करेंगे। अब मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि संस्कृत में पीएचडी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कि ये अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर करें। बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय आशीष अशोका जी, कोर्स कोऑर्डिनेटर आपके कोर्स वर्क के, और मेरे सभी एलुमनाई साथियों और प्रिय विद्यार्थी, आज हम कोर्स वर्क में वैसे तो बहुत विस्तृत रूप से हम अध्ययन कर चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर आपके लिए मिले हैं, हर टॉपिक को कवर किया गया है। आज का जो ये सेशन रखा है हम सभी के साथ आप लोगों को मुखातिब करने के लिए, बहुत अच्छा सेशन रखा है। हमको भी हमारी पुरानी स्मृतियां, हमारे अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा, एक नयापन महसूस होगा। इसके लिए मैं आशीष जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। शोध कार्य, जब शोधार्थी यहाँ पर कोर्स वर्क कर रहा होता है, बहुत सारे विचार उसके मन में होते हैं। पहला सोपान तो यही आता है कि पीएचडी है क्या चीज। कोर्स वर्क के दौरान इस विषय को बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि किस तरह हमको करना है, क्या करना है। हमारा अनुभव ये रहा है कि सबसे पहला, जब आपको ये कोर्स वर्क करने से पहले आपके जो गाइड अलॉट हुए हैं उनसे आप विशेष जुड़ाव रखें। मैम ने बहुत अच्छे से इसको फोकस किया है। प्रश्न ये होता है कि आज कभी हम शोधार्थी थे और आज हम सुपरवाइजर के रूप में काम भी कर रहे हैं, तो दोनों अनुभव हमारे साथ हैं। शोधार्थी की कुछ निजी समस्याएं हो सकती हैं, पारिवारिक समस्या हो सकती हैं, सरकारी जॉब में है, टाइम नहीं निकल पा रहा है।
लेकिन ये जो शोध है, पीएचडी है, एक टारगेट बना करके चलें। हमें हमारे जॉब के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमें हमारी जो निजी समस्याएं उन सब के साथ एक नियमित रूप से हमारे लिए इस शोध कार्य के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने आज एक पेज पढ़ लिया, 10 दिन का गैप आ गया, फिर 10 दिन बाद हमने टॉपिक उठाया, जो पहले पेज का जो विचार प्रवाह आपके दिमाग में चल रहा था, जो नए विचार हमारे मन में आ रहे थे, जो एक दूसरे टॉपिक से, कंटेंट से आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, उनको हम जोड़ नहीं पाते। तो इसके लिए हमें चाहे भले ही 2 घंटे देना है, लेकिन डेली देना है, और जो हमने पढ़ा है, लिखा है, उसको हम नोट डाउन करते चलें। प्रत्येक चैप्टर की जो आप सिनॉप्सिस बनाएंगे अभी अपने गाइड के साथ मिलकर के, उसकी एक एक फाइल बना लें। और पहला काम जो होता है, सबसे पहले अपना लिटरेचर कलेक्ट करना। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में ये बड़ा मुश्किल कार्य नहीं रहा। सब कुछ ऑनलाइन हमारे लिए उपलब्ध है। हमारे पास संपर्क सूत्र हर तरीके से उपलब्ध है, कहाँ से हमें लिटरेचर मंगाना है, हमारे विषय से क्या क्या लिटरेचर संबंधित होना चाहिए, पुरानी पीएचडी थीसिस जो ऑनलाइन शोध गंगा पर उपलब्ध है। यूनिवर्सिटी ने भी अपना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जिस पर पुरानी जो पीएचडी थीसिस है वो उपलब्ध है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए, अब हम कोर्स वर्क के तुरंत बाद सिनॉप्सिस बनाने की ओर जाएंगे। तो पहला काम है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किस विषय पर आगे काम करना चाहेंगे, उस विषय से रिलेटेड थोड़ा सा लिटरेचर देखें, कलेक्ट करें। जब आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए, गाइड से संपर्क करें, गाइड आपको कुछ टॉपिक सुझाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए गाइड ने अपना टॉपिक दे दिया, आपकी उसमें रुचि नहीं है, आप उसमें इंटरेस्ट जाहिर नहीं कर रहे, एक बोझ के रूप में काम कर रहे हैं, तो वह बोझ ही बन के रह जाता है। टॉपिक जब आप लोगों से नहीं सूझे तो गाइड उपलब्ध कराएगा, उससे टॉपिक से रिलेटेड आप अध्ययन कीजिए। पहले कहाँ कहाँ ये साहित्य उपलब्ध हो सकता है, हमें किस प्रकार का हम शोध करने जा रहे हैं, डाटा संकलन के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या सोपान रहेंगे, इन सब पर विचार करने के बाद हम अपना जो शोध शीर्षक है, टॉपिक है, उसको फाइनलाइज करें। उसके बाद हम आते हैं साहित्यिक अध्ययन की ओर। सिनॉप्सिस आपकी बन जाएगी। फिर हमको चाहिए कि जो हमारा साहित्य है, हमारा जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, उनका आप अच्छे से अध्ययन करें। एक बार करें, 2 बार करें, सीधे आप पेन लेकर के लिखने नहीं बैठें। जितनी बार हम पढ़ेंगे, निश्चित रूप से नए विचार मन में आएंगे। हम जो सिनॉप्सिस के जो बिंदु हैं, उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे लिटरेचर में विशेषकर जो फिक्स है, किसी कवि पर यदि कोई काम किया है, तो उसका जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उन सबको हम विचार में रखते हैं। तो ये सब हमें खूब मिल जाता है मैटर। लेकिन पहले जो काम हो चुका है, उससे हम इस चीज को अलग कैसे करना चाहेंगे। इसके लिए जब हम उनके साहित्य को पढ़ेंगे, उनके समकालीन परिवेश को ढूंढेंगे कि ये साहित्य उन्होंने किस परिवेश में रह करके लिखा है, किन परिस्थितियों में रह करके लिखा है, तो निश्चित रूप से हम उनके व्यक्तित्व में कुछ न कुछ नया जोड़ेंगे, जो हमारा मौलिक होगा। और जो भी लिटरेचर हम पढ़ते जा रहे हैं, उस पढ़ने के साथ साथ ही जो सिनॉप्सिस है वो सामने रहे। जिस बिंदु से रिलेटेड जो हमने पढ़ा, जो टॉपिक हमें मिला है, वहीं पर उसको टैग आउट कर दें, उसको संक्षेप में उसका शीर्षक का नाम लिख करके और उस पुस्तक में पेज लगा दें। क्योंकि एक बार जब हम भूल जाते हैं तो पुस्तक पलटते रहते हैं और हमें नहीं मिलता। तो इसको हम ध्यान रखें और चैप्टर वाइज अपनी फाइल बनाएं, तैयार करें, और विशेषकर अपने जो गाइड के साथ है नियमित रूप से संपर्क करें। अपनी जो प्रगति है वो हर 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे, 5वें दिन अपनी उपलब्धि जो भी है कि हमने ये काम किया है, ये लिटरेचर कलेक्ट किया है, या कोई समस्या आ रही है, वो आप शेयर करें। निश्चित रूप से आपका समाधान होगा। सब गाइड बहुत अच्छे होते हैं, और इस विषय में मैं गाइड के सिर्फ आप जो पीएचडी करने जा रहे हैं, तो गाइड को सिर्फ और सिर्फ आप जो पीएचडी करेंगे, उससे एक उनकी अकादमिक उपलब्धि में एक फूल और खिलेगा। इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए।
आपका काम चाहिए आपके भविष्य संवारने के लिए ही यूनिवर्सिटी ने आप सुपरवाइजर के रूप में उनको आपको उपलब्ध किया है, लेकिन जरूरत है कि आपको आगे बढ़कर उनकी उंगली पकड़ने की, कि हम किस प्रकार उनका उपयोग कर सकते हैं। उपाध्याय जी सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहा कि सभी सुपरवाइजर हैं वो किसी न किसी ड्यूटी को संभाल रहे हैं, उनके पास इतना पर्याप्त समय है कि आपकी उंगली पकड़ करके वो पास में बैठ करके आपको बोलते रहें और आप लिखते रहें। काम आपको ही करना है, लेकिन अपनी प्रगति से आप अवगत कराते रहें। ऐसा नहीं हो कि आप 6-6 महीने हो जाते हैं, आपका कोई संपर्क नहीं, तो धीरे धीरे आपके विचार के लिए जो गाइड के मन में है नकारात्मक धारणा बनना शुरू हो जाती है, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होती। एक मैं बात और कहना चाहूंगा कि हम जनरली जो नेट का युग है और पुराने आर्टिकल्स ले लिए, रिसर्च पेपर ले लिए, थीसिस ले ली, उसमें जो रेफरेंस मिल गया हमें रिलेटेड हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। ऐसी गलती नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, उनकी विश्वसनीयता को जानने के लिए आप मूल ग्रंथ को देखें कि जो ये रेफरेंस दिया है क्या वास्तव में ये मूल ग्रंथ में उपलब्ध है तो ये जो स्टेटमेंट है या ऐसा ही है या कुछ अलग है। उसके पेज नंबर, उसके प्रकाशन कब का है, इसको अच्छे से आप देखें। और संस्कृत साहित्य में एक बात मैं कहना चाहूंगा, अक्सर ये धारणा होती है कि पुराने साहित्य पर बहुत सारा काम हो गया है, कुछ नया करें, आधुनिक पर काम करें। इस चीज को आप थोड़ा सा भुला दें, क्योंकि संस्कृत साहित्य में या जो भी अपने लैंग्वेजेज हैं उनमें इतना साहित्य अभी अप्रकाशित है, पांडुलिपि के रूप में विद्यमान है, जो समाज के लिए निश्चित रूप से उपयोगी हो सकता है। हम उन ग्रंथों की ओर जाएं, उनका अध्ययन करें और उनको अपने शोध कार्य के द्वारा समाज के सामने लाएं। अपने शोध में इस बात को जरूर लेकर के चलें कि हम जो शोध कार्य कर रहे हैं क्या वह समाज के लिए उपयोगी होगा, का कहीं न कहीं हमारे आने वाले पाठकों के लिए एक नई दिशा देने वाला होगा। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम शोध कार्य करें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और जो भी आपकी क्वेरी होगी हम सभी के वक्तव्य के बाद हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके मन में होंगे या पूछना चाह रहे होंगे, हम उन पर विचार करेंगे। महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि पुराणम इत्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इत्यवैद्यम संत परीक्षात अंतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्येन बुद्धि। तो ऐसा नहीं सोचें कि कोई पुरातन साहित्य है तो अब ये ओल्ड हो गया है, किसी काम का नहीं है, या नया है तो स्तरीय नहीं है या बहुत ज्यादा अच्छा है। सभी साहित्य अच्छा होता है, जरूरत है हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस उद्देश्य से हम उसको समाज के सामने लाना चाह रहे हैं। तो मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिंह जी को धन्यवाद, अपनी बात को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से हमारे सामने रखा, और पीएचडी करते वक्त आने वाली परेशानियां तथा गाइड के साथ होने वाले अनुभवों को अच्छे तरीके से हम सभी को अवगत कराया उससे। अब मैं डॉक्टर अंकित शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने केमिस्ट्री में पीएचडी के दौरान जो अनुभव हुए उनसे हमें अवगत कराएं एवं मार्गदर्शन। Thank you, Ashish ji, for giving me an opportunity to share my experiences as a scholar of chemistry. और साथ ही साथ में I heartily welcome you all. मैं आप सबका जो है बहुत warm welcome करता हूँ to the this PhD journey. Definitely ये जो जर्नी है it is a long journey. ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। इस मैराथन को जितना आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जितना थ्रिलफुल बनाएंगे, उतना आप एंजॉय करेंगे। अदरवाइज इससे ज्यादा बर्डनसम जर्नी कोई नहीं हो सकती। एज अ रिसर्च स्कॉलर जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा। एंड इफ यू कैन कोरिलेट विद योर सब्जेक्ट देन आई थिंक माय मोटिव विल बी फुलफिल्ड। पॉइंट नंबर 1, जब हम सबसे पहले एक रिसर्च टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं कि हम किस रिसर्च टॉपिक पर
रिसर्च करेंगे, द बिग प्रॉब्लम इज इन दैट एजेंडा इटसेल्फ, हाउ इट इज कि जैसे गाइड ने सपोज कहा कि आप बायोडीजल पे काम करिए क्योंकि इट इज अ वास्ट फील्ड और अ लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड अगर हम इस पे करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन डू गुड. आपने फॉर अ मंथ और से 2 और सो इन वीक्स जब आप उस पर वर्क करते हैं, यू फाइंड योरसेल्फ कि इट इज नॉट एट ऑल अ कप ऑफ टी, बड़ा मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर, बड़ा ही डल टॉपिक है, तो डेफिनेटली यू शुड नॉट बी एट योर बैक फुट. आपको अपने गाइड के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए जो भी इंटरेस्ट आपका है जिस भी फील्ड में, so that you can choose the field of your interest. This is most important. तो डेफिनेटली मैं मेरी गाइड के पास गया और मैंने सबमिट करा कि मेरा पॉलीवर्ड्स पर बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा फील होता है एंड आई हैव सम स्मॉल एक्सपीरियंसेस आल्सो as far as practical part is concerned. So she said, okay, we can do it definitely, but if the problems comes, then definitely we both have to struggle. तो ये हमें इस चैलेंज को भी सोचना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो definitely 70% it is the responsibility of that fellow who has taken the topic of his or her choice. So I was ready. In the meanwhile, जब मैं हमारी लैब के अंदर गया तो 42 experiments I was unsuccessful. I was in a tendency कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए और मुझे एक बार को गिल्ट भी फील हुआ कि डेफिनेटली अगर मैं मेरी गाइड का कहा मानता तो आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन इन अ बेटर वे. बट गाइड वाज सो सपोर्टिव, शी सेड नो, हम बहुत कुछ आगे आ चुके हैं, यू जस्ट ट्राई वंस अगेन. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय हर ब्लेसिंग्स एंड माय एफर्ट्स, फाइनली 43rd एक्सपेरिमेंट पे जिसको मुझे स्टार्ट करना था, आई कुड मेक इट इन द लैब. तो जो वो पॉजिटिविटी आई उससे ये डेफिनेटली समझ में आ गया, इट इज नॉट अ टास्क ऑफ अ मिनट और अ वीक, इट मे टेक ईयर्स इवन, बट द ओनली थिंग वन एज अ स्कॉलर शुड रिमेंबर इज पीएचडी का जो पहला पी है दैट इज पेशेंस. अगर पेशेंस नहीं है और एक सबमिशन नहीं है और एक थ्रिल नहीं है तो ये जर्नी मैंने आपको बताया, इट विल नेवर बी गेट एंडेड अप विद अ गुड रिजल्ट. So point number 1, you should have patience in that. Point number 2, you should be very much punctual, and जो भी आप एक्सपेरिमेंट वर्क करते हो you should jot it down. आपको उसको हर रोजाना जो भी आप एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं आप उसको नोट डाउन करें अपनी डायरी में, क्योंकि अगर वो रिजल्ट आपसे इधर उधर हो जाता है या उसका नॉमेनक्लेचर इधर उधर हो जाता है, then it will be again a big task for you to do. So whatever experiments you are doing, whatever procedure you are obtaining, whatever the results are coming, that should be very much well noted down in your note. ये भी मैंने एक्सपीरियंस करा, क्योंकि कहीं कहीं हम जब गड़बड़ करते हैं हमें फील होता है कि नहीं हम नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेंगे. So this was also one of my point कि you should be very much specific about writing also. Thirdly and very importantly, हम जब लैब में साइंस की लैब में जाते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कुछ पिक्चर्स भी हमें टेक ऑफ कर लेनी चाहिए उस समय जिस समय हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है लैब के अंदर. यू शुड टेक आउट द पिक्चर्स ऑफ दैट. रीजन कि जब हम पेपर राइटिंग पर आते हैं और जो रिव्यूअर पेपर के ऊपर कमेंट बोलता है कि आप अपने एक्चुअल प्रोडक्ट का पिक्चर भेजिए, आई एम हैविंग सम क्वेश्चन मार्क ऑन दैट. तब आपके हाथ पांव फूल जाते हैं क्योंकि आपने तो उसका पिक्चर लिया ही नहीं था. सो 2 थिंग्स आई एम टेलिंग यू, एक तो आपको नोट डाउन करना है, दूसरा अगर आप साइंस के हैं और आप कोई एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली टेक अ पिक ऑफ दैट. So these important points I should definitely say कि आपको करना चाहिए. Fourth important point, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, सबको आप नहीं पढ़ सकते हैं. दुनिया का कोई भी आदमी सारे रिसर्च पेपर नहीं पढ़ सकता. ये प्रैक्टिकली 100% I should say double assured I am assuring you कि कोई नहीं कर सकता है. तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ स्पेसिफिक पेपर चूज कीजिए, उनके क्रॉस रेफरेंसेस को गूगल कीजिए और ये सोच लीजिए कि एक हफ्ते में एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर को तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है. और अगर कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली गेट एन इंटरेक्शन विद योर गाइड. ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है, क्योंकि आपके गाइड के पास, जैसे सर ने बताया, डेफिनेटली ही इज सो मच ऑक्यूपाइड दैट ही इज नॉट हैविंग अ टाइम, ही और शी इज नॉट हैविंग अ टाइम. आपको उनको लेटेस्ट जो चल रहा है उससे अपडेट कराना है ताकि वो आपके लिए उस एक स्पेसिफिक रिसर्च विंडो आपके लिए सर्च आउट कर सके. अगर आप उनको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो you are making your own window to get closed, because the word is research. You have to again search what has already been searched. That means having a novelty in your procedure and product and likewise. तो हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हमें रिसर्च पेपर हम
हैबिट पे डाल लें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 2-3 हो रहे, आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो। पॉइंट नंबर 1, सपोज आई एम इन अ जॉब। अब नाउ जॉब कैन बी ऑफ एन नंबर ऑफ टाइप्स। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में ही था, तो आई यूज्ड टू टेक द क्लास, डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर वर्क्स, नॉन टीचिंग वर्क, एंड देन प्लान अप इन अ लैब कि भाई मुझे अब एटलीस्ट 2 या 2.5 घंटा मुझे करना ही है, चाहे शाम की 6 बज जाए 7 बज जाए, लेकिन जो मेरा आज जॉब कार्ड है वो फुलफिल होना चाहिए। तो अगर आप जॉब में हैं तो ये एक्सक्यूज नहीं है, आपको आपका समय व्यवस्थित करना है, आप अव्यवस्थित नहीं रहें। So you have to check out your total daily schedule and make it very much inclined towards your research. ये हमें बहुत ध्यान रखना है। अब जो दूसरी बात उठती है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च का क्या करें, क्योंकि रिसर्च से तो पीएचडी का डिग्री मिलेगा, कंपटीशन जो है ये हमें नौकरी देंगे, डेफिनेटली, नो डाउट। लेकिन आप जर्नी के अंदर एंटर कर चुके, इस जर्नी में जब आप एंटर कर चुके हो तो आपको दोनों चीजें पैरेलली रखनी है। आप दिन भर रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप दिन भर लैब पे नहीं, आप दिन भर अपने गाइड से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप दिन भर रिसर्च पेपर नहीं पढ़ रहे। इट मींस यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम विंडो व्हिच इज टोटली वैकेट फॉर योर कॉम्पिटिटिव स्टडीज। आप सोच लीजिए आपको जीके पढ़ना है, आप रात के 2 घंटे फिक्स कर लीजिए। लेक्चरशिप का एग्जाम आ रहा है, मुझे केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री पढ़नी है, अगर आप 1 से 2 घंटा भी रोजाना पढ़ेंगे, आई डोंट सपोज ये बहुत बड़ा टास्क हो, क्योंकि ऑलरेडी आप पीजी हो। Total you need to do only brush up of your subject, need not to start at t is equal to 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन है तो भी हम रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम रिसर्च नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम जॉब के अंदर हैं, हम हमारा जो ये सारा जो हम हमारा टाइम जो दे रहे हैं, इसका आउटपुट कब आएगा? तो इट इज रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन का काम नहीं है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रोजाना का शेड्यूल्ड आप कर लीजिए। आप रोजाना जब थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक टाइम विंडो में अपना काम करेंगे, आई एम टेलिंग यू, इट विल बी एज इजी एज एनीवन कैन डू। रोजाना जैसे सर ने कहा कि वो टाइप करते थे, सेम थिंग आई यूज्ड टू डू। जो भी एक्सपेरिमेंट लगा है उसका पिक लेना है, उसको ट्रांसफर करना है, फोल्डर बना दिया पिक्स का, आपने जो भी आज कुछ लिखा है उसको फाइनली टाइप आउट कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपकी पैरेलली वाइवा का प्रेजेंटेशन भी बनता जा रहा है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो जितना आप सिस्टमैटिक रहेंगे उतना ये जर्नी फ्रूटफुल एंडिंग प्रोसेस में आएगी। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, इट इज द मोस्ट bulkiest, burdensome and cumbersome journey in the life of any academician. So by this I could say, so best of luck, and my tagline is always there: be wise, otherwise surprise. Time will go like anything. So thank you, Ashish ji, for giving me an opportunity. And any queries from your side, I definitely. थैंक यू डॉक्टर शर्मा जी। मैं आप डॉक्टर अंकित शर्मा जी द्वारा बताए गए सभी पॉइंट्स बहुत ही प्रैक्टिकल थे, और उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स को आपने, खासकर साइंस स्ट्रीम से जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपने काफी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग फैक्ट्स यहाँ पे प्रस्तुत किए। अब मैं डॉक्टर प्रज्ञा धीर मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने मैनेजमेंट में पीएचडी की है, तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, और आज क्योंकि वो गाइड भी है यहाँ पर, तो किस तरीके से वो इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, कृपया कर हमें थोड़ा लाभान्वित करें अपने विचारों से। Thank you, Ashish sir. And good afternoon, first of all, to all. वैसे हमारे जितने भी रिस्पेक्टिव एलुमिनाइज हैं, उन सब ने मोर ओवर सब चीज कह ही दी है। तो कुछ पर्टिकुलर इन पॉइंट्स हैं, जैसे आशीष सर ने बोला कि ना मुझे मैनेजमेंट पर्टिकुलर का करना है, और ऑल ओवर पे भी हम देखें तो तो जैसे कि ना उपाध्याय सर ने कहा था कि आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसका अपन को पहले से ही देख लेना चाहिए कि हम जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसका कोई डेड एंड ना हो, है ना। मीन्स हम लोग जो भी पर्टिकुलर टॉपिक भले से अगर चाहे गाइड ने आपको सजेस्ट किया हो, चाहे आपको खुद का मन का हो, है ना, बट यू हैव टू रीड सो मच रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स और आर्टिकल्स और बुक्स और एनीथिंग, जो कि आप एक तो सबसे पहले ऑथेंटिक होनी चाहिए वो चीजें, और दूसरा जो है वो कभी डेड एंड पे नहीं होना चाहिए। मीन्स आप ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आए कि उसके बाद में आपको कुछ मिले ही नहीं उससे, तो वो नहीं होना चाहिए।
और दूसरा जैसे हम मैनेजमेंट की बात करें तो एक प्रोफेशनल स्टडी है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैंने नॉर्मली थीसिस में देखी है वो होते हैं टेक्निकल जार्गन्स। मेरे ख्याल से यहाँ पे टेक्निकल जार्गन्स वर्ड अगर नहीं आया तो वो होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। नॉर्मली हम लोग के मैनेजमेंट में करते हैं ना, तो उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं वो जैसे CSR लिख देते हैं या फिर ना HRM लिख देते हैं। मगर हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, मैं मानती हूँ कि रिसर्च इज एक्चुअली नॉट डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन इन द स्पेशलाइजेशन। मीन्स अगर मैं आज मैनेजमेंट की हूँ तो मैं मैनेजमेंट की ही के लिए रिसर्च नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम जनता के लिए भी रिसर्च कर रही हूँ। तो इसीलिए उसका जो टॉपिक या फिर जो भी अंदर जो भी आपका मैटर है, इट शुड नॉट हैव एनी शॉर्ट फॉर्म्स। अगर शॉर्ट फॉर्म तक तो रखने ही है तो आप ना पहले एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे इंट्रोडक्शन है या फिर आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, उसमें आप बता दीजिए कि आपका जो जैसे HRM का फुल फॉर्म क्या है या CSR का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से, जैसे कि आगे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए पढ़ने में। और दूसरा जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी जो है आजकल बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग और आई वार्मिंग जो है, वो बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं और नो डाउट अच्छे भी है, SPSS हैं और भी बहुत सारे। मगर अगर कोई एनालिसिस आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरों को क्या समझाओगे, है ना। आपका जो भी आप एनालिसिस करे, चाहे वो पैरामेट्रिक टेस्ट लगाए चाहे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाए, वो पहले तो आप खुद समझे, जैसे कि आप उसको समझा सके, है ना। क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा SPSS लगा तो देते हैं, मगर ना जब उनसे पूछो कि एक्चुअल में इसमें है क्या, तो बोलते हैं हमने तो कंप्यूटर वालों को दे दिया था, उसने निकाल के दे दिया हमको। तो वी आर नॉट हेयर टू जस्ट रीड द इंटरप्रिटेशंस, आई थिंक, है ना। हम अगर रिसर्चर हैं तो ऑब्वियसली बात है, हमको आपके जो भी आपने डेटा लिया है, जो भी आपने इंटरप्रेट किया है, जो आप उसमें फाइंडिंग्स निकालेंगे, वो सब आपको खुद को भी पता होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना, आपने खुद ने वो सारा वर्क किया। तो आई थिंक सो ये कुछ पिन पॉइंट्स है, क्योंकि बाकी सारा तो सब लोग रिस्पेक्टिव में ले दिए। तो आशीष सर, आई थिंक सो दिस इज कंप्लीट फ्रॉम डॉक्टर प्रज्ञादीप मैम का मैं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे शेयर किए, टेस्ट जो कि सोशल साइंसेज में या मैनेजमेंट में होते हैं। और अब मैं डॉक्टर कृष्णाराम चौधरी जी से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इन्होंने PhD की है और सोशल साइंस में इनको विभाग में ये कार्यरत है। तो सोशल साइंसेज और इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ एवं इनका जो स्वयं का अनुभव है रहा है PhD करने के दौरान, उसको ये यहाँ पर हमारे साथ में साझा करें और जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका मार्गदर्शन करें। थैंक यू आशीष जी। रिस्पेक्टेड डॉक्टर आर.के. उपाध्याय जी, पूर्व डॉक्टर प्राची जी, अंकित शर्मा जी, पायल मैडम, समय सिंह जी और प्रज्ञा जी। मैंने PhD की है तो वास्तव में मुझे लगा कि मैं PhD नहीं कर पाता अगर कोविड नहीं होता। मैं सारा का सारा क्रेडिट अपनी PhD को जो है वो कोविड को दे रहा हूँ, क्योंकि कोविड में इतना टाइम मिला आराम से। तब मुझे समझ में आया कि UGC ने और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने जो ये 6-6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है ना, ये क्यों बनाई। हर प्रोग्रेस रिपोर्ट का कोई ना कोई महत्व है। और जैसे अभी मुझे ये लगा था कि सबसे लेट PhD शायद मैंने की है, 6 साल लगे मुझे। आशीष जी और मैं साथ ही थे, सर थोड़ा मेरे से बाद हैं, और अंकित जी 3 साल में करके निकल गए थे। तो मुझे लगता था कि हम बहुत लेट करने वाले हैं, लेकिन सर की और प्राची मैम की तो जनरली 6 साल एक एवरेज टाइम माने तो 4 से 5 साल PhD में मान के चले, इतना लगता है। और इसका बिल्कुल फिक्स जो है वो स्टेप्स हैं जिनमें आपको अपना रिसर्च को पूरे को बांटना है। पहले जो 6 महीने आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी है, उसमें क्या करना होता है बेसिकली, जो मैं समझ पाया अपनी रिसर्च से, कि आपने बहुत खूब पढ़ा अपना टॉपिक को एक माइंड में लेके, बड़ा सा टॉपिक आपने सोच लिया, एक बार जनरल टॉपिक। जैसे आपने ये टॉपिक सोच लिया कि मुझे ग्लोबलाइजेशन पे काम करना है, और आपने ग्लोबलाइजेशन के लिए इंडिया में उसी हिसाब से आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया। और ग्लोबलाइजेशन तो इंडिया में बहुत वास्ट है। आप जनरल टॉपिक पे बैठे हैं, उपाध्याय साहब ने भी आपको कहा था, अपना जब लेक्चर स्टार्ट किया था यहाँ पे, आपने जब एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किए थे, कभी भी आप जनरल टॉपिक पे, सोशल साइंस में विचेस्टर और समय सिंह जी ने बताया था कि जनरल टॉपिक पर अगर आप बात करेंगे तो बेटा आप अपना थीसिस
उसी बात ही है कि आप प्रशांत महासागर में एक नाव पर बैठे हैं, जिस नाव के ऊपर न तो कोई दिशा सूचक यंत्र है और न आपको कुछ दिशाओं का अनुभव है या ज्ञात है कि आपको किधर पहुंचना है। आप बस उसमें तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो इसलिए आपको ग्लोबलाइजेशन जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो ग्लोबलाइजेशन से आपको जनरल से स्पेसिफिक पे आना पड़ेगा। आप ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ट्राइब्स पे देखना चाह रहे हैं तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हुआ। अब ट्राइब से भी आप एक पर्टिकुलर किसी ट्राइब पे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए शहरिया पे आ गए या मीणा पे आ गए, किसी एक ट्राइब कंजर पे आ गया, तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ अब मैं इसको काम कर सकता हूँ। और शहरियाओं में भी अब आपको पर्टिकुलर एक रीजन लेना पड़ेगा, एक क्षेत्र लेना पड़ेगा कि मुझे राजस्थान की हिस्ट्री के देखने हैं या मीणा, या मुझे मान लीजिए इस क्षेत्र के जो संभाग के लोग हैं उनके बारे में मुझे स्टडी करनी है। तो आप अपने टॉपिक को बेटा पहले 6 महीने आप रिव्यू कीजिए जो आपके दिमाग में चल रहा है, और जो आपको गाइड ने बताया है, अंकित सर ने जैसे बताया वैसा मेरे साथ भी हुआ। मेरी गाइड जो है वो पब्लिक फाइनेंस की एक्सपर्ट थी। उन्होंने कहा कि आप टैक्सेशन पे काम कर लो, आप गवर्नमेंट रेवेन्यू पे काम कर लो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे काम कर लो। और मुझे जो इंटरेस्ट था वो था डेवलपमेंटल थिंग्स पे था, और मैं चाहता था कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे कुछ काम करूँ। तो मैडम से मेरी गाइड मैम से रिक्वेस्ट की कि मैडम मुझे जो है वो डेवलपमेंट पे काम करना है और मैं ट्राइबल डेवलपमेंट पे काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे लिए तो बिल्कुल नया है और आप सोचिए आपको क्या करना है। तो मैंने उस समय टॉपिक लिया, और यहाँ पर मेरे साथी, मेरे जो अग्रज थे प्रोफेसर राजोरा साहब, जिनसे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। ये जनरल से स्पेसिफिक पे लाने का आइडिया या क्लू मुझे जो है वो राजोरा साहब ने दिया। और उसके बाद जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, उसको आप जनरल से स्पेसिफिक पे ले आए। अब आप अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर कीजिए पहले 6 महीने। उसके बाद इसी के साथ आप अपना रिसर्च प्रपोजल जब आप बनाते हैं तब उसमें आपको अपनी पूरा टेंटेटिव जो प्लान है वो देना होता है कि मेरा ये चैप्टर रहेगा, ये मेरी जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगी, ये मेरे डेटा रहेंगे, प्राइमरी रहेंगे, सेकेंडरी रहेंगे। तो आपको बहुत सलीके से और बहुत पेशेंस के साथ आपको ये चीजें मेंशन करने हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में, और उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। तो बेटा उसके लिए पहले आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे, तभी आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने जमा लिया, जमाने के बाद जो सेकंड आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है अगले 6 महीने की, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी डेटा पे या पुरानी जो थीसिस है उनको देख के सेकेंडरी डेटा का आपको लगता है कि मैं सेकेंडरी डेटा पे काम कर सकता हूँ। और जो लोग थोड़ा कम एक्टिव हैं या यूँ कहते हैं आलसी हैं, वो लोग तो सेकेंडरी डेटा पे काम करना पसंद करते हैं। सेकेंडरी डेटा पे ज़्यादा मेहनत नहीं होती। आप किसी भी सरकारी वेबसाइट पे गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे गए, आपने अपनी जो स्टडी पीरियड है 10 साल 20 साल, उसका डेटा आपने वहाँ से लिया और आप सॉफ्टवेयर में डाल के अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आप अगले जो 6 महीने हैं सेकेंडरी डेटा पे काम कीजिए। अपनी जो रिसर्च टॉपिक है उसके अनुसार सेकेंडरी डेटा को आप रिफाइन करते हुए मतलब उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, इस हिसाब से आप उसको डील कीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। 1-2 रिसर्च पेपर आप चाहें तो थर्ड जो फेज है आपका, अगला 6 महीने की रिपोर्ट जो तीसरी है, उसमें आप एक रिसर्च पेपर के बारे में आपने रिव्यू कर रखा है, इतने सारे आर्टिकल देखे हैं, इतना सारा लिटरेचर देखा है, तो आप सेकेंडरी डेटा के इस आधार पे अपना एक रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस समय तक आप इतने पक चुके हैं, इतना चीजें आप लर्न कर चुके हैं कि आप उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। कई सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो स्ट्रीम्स हैं, इनमें हमारे पास लैब नहीं होती। हमारी लैब तो सोसाइटी है, हमें सोसाइटी में जाके एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो हमने क्वेश्चनियर बनाना है, तो अपना क्वेश्चनियर इस तरीके का हो कि उसमें नॉमिनल सेंस भी हो, ऑर्डिनल सेंस भी हो। आपकी क्वेश्चनियर की जो विश्वसनीयता है उसकी भी जांच करने के कई सारे आजकल टूल्स हैं, कई सारे टेस्ट हैं, उसको आप अप्लाई कर सकें। तो अपनी जो क्वेश्चनियर बनाए तो इस टाइप की बनाए कि उसमें क्वेश्चंस जो हों वो सारे सेंस की हों, ऑर्डिनल और आपका नॉमिनल, लिंकर्ड स्केल वगैरह सब चीजें आनी चाहिए। और उसके बाद आपने अपना प्राइमरी डेटा के क्वेश्चनियर जब फॉर्म कर लिया, उसके बाद आप फील्ड में जाकर क्वेश्चनियर को फिल करेंगे। क्वेश्चनियर फिल करने के बाद कई बार दिक्कत ये आती है कि आपने उसको एक्सेल में उतार लिया। अब एक्सेल में उतारने के बाद हाँ ना ABCD जो भी किया आपने, अब उसको आपको कोडिंग करना पड़ेगा। कोडिंग आप थोड़ा सा कोडिंग के बारे में आपको कोर्स की क्लास में बताया होगा कि कोडिंग की कोडिंग कैसे करना है। आपने कोडिंग कर लिया, कोडिंग करने के बाद आप SPSS से या स्टेटा से अपने रिजल्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। आपने जो डेटा निकाला है उन चीज़ों को आप जान सकते हैं, और एक अच्छे किसी टेस्ट के 1 या 2 आप चाह रहे हैं कि नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक टेस्ट जो लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि मैंने मेरे रिसर्च के बारे में ये नल हाइपोथेसिस ले रखी है और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले रखी है,
तो जनरली लोगों का मानना ये होता है कि मुझे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, कोई जरूरी नहीं है उसको रिजेक्ट करना, वो एक्सेप्ट भी हो सकती है। आपका डेटा कैसा आप कलेक्ट करके लाए हैं, आपने अगर अपना कैलकुलेशन जो मेथड आपने काम में लिया है, सॉफ्टवेयर आपने काम में लिया है, उसमें अगर आपने कहीं बायसनेस दिखाई है तो हो सकता है कि आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकती है, तो उसको आपको डरना नहीं है कि मेरी नल हाइपोथेसिस क्या करूंगा। तो हमें बायसनेस कहीं पर भी नहीं रखनी है, अपने रिसर्च को बिल्कुल अनबायस बना के चलना है, जिससे जो रिजल्ट आएंगे वो ज्यादा अच्छे होंगे सोसाइटी के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए। आप जब अपनी थीसिस को उसकी समरी लिखेंगे, उसके सजेशंस लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, आप जैसे ट्राइबल पे अगर किसी ने काम किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल को आप ले सकते हैं अपनी रिपोर्ट को। यहाँ उदयपुर में हमारा जो राजस्थान का ट्राइबल डिपार्टमेंट है TRI, उसको आप भेज सकते हैं अपनी रिजल्ट को, कंक्लूजन को। तो ये जो आपने रिसर्च किया है ये सोसाइटी के किसी न किसी काम में आएगा। जिस चीज पे आपने रिसर्च किया है उसके जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो पॉलिसी मेकर्स के लिए आगे पॉलिसी बनाने में कारगर सहायक साबित होंगे। ऐसी चीजें करते हुए आप आगे बढ़िए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रिसर्च वास्तव में प्रशांत महासागर में सवारी करने जैसा ही है, उसके अंदर चलने जैसा ही है। तो अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तब तो ठीक है। अगर एक तूफान भी आया, कुछ उठापटक भी आपकी जिंदगी में, तो ये रिसर्च कईयों की मैंने देखा है पर्सनली, कईयों की रिसर्च पूरी हो ही नहीं पाती है क्योंकि वो तूफान में डूब जाती है। तो अपने को उस तूफान से बच के चलना है और टाइम ओरिएंटेड प्लान करते हुए जो UGC ने आपको 6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट देती है वो 8, 9 या 10 रिपोर्ट के साथ आप करते हुए अगर चलेंगे, उस पेज में अपना काम करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपकी कोई क्वेरी है, स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर कृष्णाराम चौधरी जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से थीसिस की लिखने वक्त और रिसर्च करते वक्त की जो बारीकियां हैं उससे हमें अवगत कराया और क्या क्या खतरे इसके साथ साथ में हैं और किस तरीके से हम राह भटक सकते हैं, उससे संबंधित भी कई बातें इन्होंने गूढ़तापूर्वक अपने इस बोध में संबोधन में कही। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। अब मैं डॉक्टर पायल दीक्षित मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो लाइब्रेरी साइंसेज में PhD के दौरान अपने अनुभवों से हमें अवगत कराएं और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर RK उपाध्याय हमारे पूर्व सचिव से आप धन्यवाद। आप सभी एलुमनाई साथियों का भी नमस्कार। और स्टूडेंट्स, वैसे तो सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं पर फिर भी एक तो मैं उन टॉपिक को डिस्कस वापस से करूंगी जो इम्पोर्टेंट है, आपको लगे कि यार ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रही है तो कुछ खास होगा, इसलिए डिस्कस करूंगी। मैडम ने कहा कि पेशेंस बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप स्टार्टिंग करोगे तब से ही पेशेंस, क्योंकि अपन को समझ में कुछ नहीं आता है कि करना क्या है, करें कैसे। गाइड भी स्टार्टिंग में सपोर्टिव हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका पहले संबंध बनता है उसके बाद जाके गाइड सपोर्टिव होते हैं। उससे पहले तो गाइड आपके लिए एक अननोन पर्सन है और उनके लिए आप भी, तो वो जरूरी नहीं है कि सपोर्टिव हो। तो हमें थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है कि वो धीरे धीरे समझाएंगे चीजें कैसे क्या करें क्या नहीं करें। तो स्टार्टिंग से आप ध्यान रखिए कि हाइपर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, पेशेंस से काम शुरू करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर ने कही कि गाइड चाहते हैं कि उनका टॉपिक ले और हम चाहते हैं कि हमारा इसमें इंटरेस्ट है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा अलग होता है, उनका अलग होता है। गाइड हमें अलॉट हो गए, फिर क्या करें। तो मेरे साथ तो यही हुआ था कि गाइड ने कहा कि ये टॉपिक है, इसमें से तुम्हें जो इंटरेस्ट है ले लो, ये मेरे है। तो फिर वो चुनना पड़ता है कई बार कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपका टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टेड है और आप उसमें वर्क कर सकते हो, तो आपको ही गाइड को समझाना होगा कि हम इस टॉपिक पे करना चाहते हैं, हमने पहले से इसकी जानकारी ले रखी है, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उनको हमको भी गाइड करना पड़ेगा और तब जाके उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे और एक ऐसा टॉपिक चूज में आएगा। टॉपिक चूज करते समय ये भी देख लीजिए कि उसके ऊपर पुराना लिटरेचर है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक तो चूज कर लेते हैं कुछ नया सा, लेकिन कुछ भी लिटरेचर नहीं मिल पाता और बाद में हम टॉपिक चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पे एप्लीकेशंस आती भी है कई कि हमें टॉपिक चेंज करने हैं। तो टॉपिक को पहले से ही आप डिसाइड कर लीजिए कि लिटरेचर है, आपका इंटरेस्ट है, सब कुछ है और आप इसमें कुछ नया कर पाएंगे, क्योंकि वापस से उसी चीज को करने से कोई फायदा नहीं होता। रिसर्च का मतलब ही यही है कि पुराने से कुछ नए का ज्ञान।
तो नया ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी है। तो आप टॉपिक हमेशा वही सेलेक्ट कीजिए जिसमें कि आपका नया ज्ञान निकल कर आए, कुछ नया नॉलेज हम समाज को दे सके। तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि हम अब तक जो पीजी में पढ़ रहे थे ना, तो बस पढ़ा और उसका एग्जाम दिया। रिसर्च करते समय मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई कि अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखूं, क्योंकि उससे पहले कभी कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखा ही नहीं था, जो पढ़ा था उसके एग्जाम्स देते गए। तो स्टार्टिंग से ही आप अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कीजिए, जो भी लिटरेचर पढ़ते हैं उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कीजिए। दूसरी चीज साथ में ये भी मुझे दिक्कत आई थी कि मैंने स्टार्टिंग में लिटरेचर पढ़ा, उसमें से लिखा, लेकिन रेफरेंसेस लिखना मैं स्टार्टिंग में भूल गई। 2-3 महीने बाद जब गाइड ने कहा कि रेफरेंस कहाँ है इसका, तब ध्यान में आया। तो आपके साथ ये टाइम वेस्ट ना हो, तो आप रेफरेंसेस भी जैसे ही आप अपनी लैंग्वेज में लिखे, चाहे उनकी ही लैंग्वेज को एज इट इज कोमा, इन्वर्टेड कोमा के साथ लिखे, रेफरेंसेस उनके साथ के साथ लिखते चले। हर एक पेज के नीचे उनका रेफरेंसेस आप लिखते चले, जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए। बाद में आप उसको सेट कर दीजिए, लेकिन जब स्टार्टिंग से लिखे तब उसी पेज के नीचे रेफरेंसेस कंटिन्यू रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिए कि प्लेगरिज्म चेक करते रहिए। प्लेगरिज्म के बहुत सारे प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर मार्केट में भी अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो आप कंटिन्यू जो भी लिखना शुरू करें उसका प्लेगरिज्म चेक करते रहें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स आते हैं, रिसर्च का फाइनल जब जमा करवा रहे होते हैं तब प्लेगरिज्म चेक करवाते हैं, तब उसमें 40-50% प्लेगरिज्म आता है और फिर उनको वापस से स्टार्ट करना पड़ता है, खूब सारे पेजेस लिखने पड़ते हैं, फिर वापस से उनके 5-6 महीने बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए ये टाइम बचाने के लिए आप ये भी ध्यान रखिए कि प्लेगरिज्म टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। वैसे भी आपको 6-6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी है, तो उसमें भी आप गाइड से चेक करवाएंगे, यहाँ चेक करवाएंगे, तो प्लेगरिज्म चेक करके ही समा जमा करवाइए, ताकि ये सब चीजें आप टाइमली करते रहेंगे तो आपका समय बचेगा। मेरी पीएचडी 3 साल में कंप्लीट हो गई थी, तो उसका रीजन यही है कि 3-4 महीने तो मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे सब समझ में आ गया कि मुझसे क्या गलतियां हो रही है, तो उन गलतियों को फिर मैंने रिपीट नहीं किया, तो वो थोड़ा टाइमली होता गया। तो आप भी इन गलतियों को रिपीट ना करें, रेफरेंसेस का ध्यान रखें, टाइमली लिखते रहे, अपनी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट रखें, प्लेगरिज्म कंटिन्यूसली चेक करते रहे, गाइड के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखें। क्योंकि बीच में मेरे भी रिलेशन खराब हो गए थे, तो मैंने एप्लीकेशन लिख के दे दी थी कि मुझे पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि गाइड से रिलेशंस कभी कभी खराब ही हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि वो बहुत ज्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, वही हमें सब सिखाएंगे, समझाएंगे। हम अपने आप को ज्यादा होशियार ना समझे, चाहे कभी वो कुछ गलत बात पे डांट रहे हो, सही बात पे डांट रहे हो, पर हमें ही पेशेंस रखना होगा, क्योंकि वो हमारे टीचर है, हम स्टूडेंट है, तो पेशेंस तो हमें ही रखना होगा। चाहे कई बार तो ऐसा भी होता है कि बराबर के एज के गाइड हमको मिल जाते हैं, जिनका की एज डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है, तो हमें लगता है कि ये हमें क्या सिखाएंगे, हम भी तो बराबर के हैं, होशियार है। तो ऐसा नहीं देखना है, यही देखना है कि गाइड इज ऑलवेज राइट, और उनके अनुसार ही हम हमारा काम करते रहे, चेक कराते रहे और आगे बढ़ते रहे, तभी हम टाइमली पीएचडी कंप्लीट कर पाएंगे। आपके और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर पायल दीक्षित मैडम का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हमारे सामने रखे, और इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि 3 साल में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली। और अब मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना चाहूंगा। यहाँ सभी ने जो बातें बताई कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, वो सारी गलतियां मैंने की, और उसका परिणाम ये होता है कि आप जब पीरियड खत्म होता है, 7 साल का, फिर 6 साल का पीरियड मिलता है, प्लस 1 साल एक्सटेंशन मिलता है, जब वो समय समाप्ति की ओर आता है तब इतना जबरदस्त तनाव जीवन में आपके आ जाता है। और आज आप जिस भी परिस्थिति में है, आज से जब आप 7 साल जोड़ते हैं तो उसमें आप जो शादीशुदा नहीं है उनकी शादियां हो जाती है, नौकरियां लग जाती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां आप पर आ जाती हैं। तो वो आज की परिस्थिति ऐसी है, और 7 साल बाद की परिस्थिति ऐसी होती है कि आप फिर कोप अप करना उससे बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, सभी ने जो बताया कि सबसे पहले तो टॉपिक फाइनलाइजेशन गाइड से आप जाके मिलते हैं, सबसे पहला स्टेप। तो मैम ने कहा वहाँ पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है,
क्योंकि गाइड भी आपके लिए नया होता है, आप गाइड के लिए नए होते हैं। एक जाते ही कोई क्लासरूम टीचिंग तो ये है नहीं कि एकदम से शिक्षक वहां बोलना शुरू कर देगा, पढ़ाना शुरू कर देगा, लेक्चर तो होता नहीं है। गाइड भी कई तरह के होते हैं। कुछ गाइड होते हैं जो आपसे आउटपुट निकालना चाहते हैं, वो कहते हैं जाइए पढ़ के आइए, टॉपिक पढ़ के आइए, टॉपिक पढ़ के आप 4 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे, 5-6 टॉपिक लेके जाएंगे, उसमें आपसे डिस्कशन करके एक फाइनल करेंगे। कुछ गाइड होते हैं जो सामने से टॉपिक सजेस्ट कर देंगे कि अब ये 4-5 टॉपिक हैं, इनमें आप देखिए कुछ आपको समझ में आता है क्या। आप उनमें से नहीं लेंगे तो वो फिर गाइड उससे अपनी जिम्मेदारी फिर कम कर लेगा कि भाई ये आपका टॉपिक है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ गाइड ऐसे होते हैं कि हाँ जाइए करिए, बिल्कुल ही जैसा कि सर ने कहा कि हमें इजी गोइंग गाइड चाहिए, तो इजी गोइंग गाइड आपको मिल भी जाएगा तो आपको लॉन्ग रन में हो सकता है समस्याओं का सामना करना पड़े। और मुश्किल गाइड आपको अगर स्टार्टिंग में मिल जाएगा तो हो सकता है आगे जाके आपकी समस्याएं कम हो जाएं। तो गाइड मिलने के बाद में उससे एक बातचीत करके उनका मानस समझना, उनकी कार्यशैली को समझना, ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और ये सब करने के लिए कोई आपको बहुत समय नहीं मिलता, क्योंकि गाइड आपको इतना समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अपनी आज की जिम्मेदारियों में व्यस्त होंगे। तो आपको उनसे कम समय में उनकी कही गई बात को उन्हें समझना होगा, वो क्या कह रहे हैं, क्या बात उनके मानस में है, वो आपको समझनी होगी। और टॉपिक फाइनल करने का जो प्रोसेस है ना, जिसमें आप अभी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज तो आपके सामने 10 दरवाजे खुले हुए हैं, पर वो सारे दरवाजे ऐसे हैं कि एक बार उस दरवाजे के अंदर घुस गए ना तो पीछे से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। क्योंकि आज आपने जो टॉपिक फाइनल कर लिया, पूरी पीएचडी उसके साथ ही आपको जाना है। एक बार सिनॉप्सिस आपने सबमिट कर दी कि भाई मैं इस टॉपिक पे इस तरीके से रिसर्च करूंगा, तो उसके बाद में उस लीक से हटकर काम करना, टॉपिक चेंज कराना या हाइपोथेसिस बनने के बाद चेंज कराना, ये बहुत ही टीडियस काम है और इससे बचना ही चाहिए। यही सभी रिसर्च स्कॉलर के लिए जानना बहुत जरूरी। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप टॉपिक फाइनल करने से पहले अच्छी तरह लिटरेचर को पढ़ें। प्लस जैसा कि सर ने कहा कि सारे रिसर्च जो आज तक हो चुका है वो पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये बिल्कुल सही है कि जो रिसर्च आज तक हुआ है, जब हम क्योंकि आजकल गूगल स्कॉलर और कंप्यूटर का युग है, तो उसमें आप जाकर वहां पर ऑप्शंस आता है। जब गूगल स्कॉलर में आप सर्च करते हैं कोई भी टॉपिक, वो सॉर्ट करता है एज पर टाइम, एज पर रेलिवेंस। तो वहाँ साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा आता है एज पर रेलिवेंस। तो आप जब एज पर रेलिवेंस पे टिक करेंगे तो वो सारे पेपर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा बार साइटेड है। तो उससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि ये इस फील्ड के इंपॉर्टेंट पेपर है। प्लस आप ये आफ्टर 2022, आफ्टर 2021, आफ्टर 2020, इस तरह के वहाँ 3-4 ऑप्शन आते हैं। वो जब करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये तो बहुत रेलिवेंट पेपर्स हैं और ये एकदम लेटेस्ट पेपर है। जब उनको आप 3-4 पेपर इधर और 3-4 पेपर इधर पढ़ेंगे तो पूरा आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का खाका आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम यहाँ से शुरू हुआ था और आज ये काम यहाँ तक आ गया है। उसके बाद में फिर आप अपनी दिशा तय कर सकते हैं सिनॉप्सिस में कि मैं किस टॉपिक पे, जैसा कि सर ने कहा, फनल डाउन करके कि भाई ये तो ब्रॉड एरिया है, इसके अंदर ये टॉपिक, इसके अंदर इतना मेरा दायरा, वो सब आपको तय करना पड़ेगा सिनॉप्सिस के अंदर। और जो ये तय नहीं कर पाता, बहुत वाइड टॉपिक रख देता है, वो लंबे समय तक फिर जैसा सर ने कहा कि वो गुम ही रहता है, इसलिए फिर वापस समेटना चीजों को बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में मैडम और सर वगैरह ने कहा कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं वैसे वैसे उसको नोट करते जाएं, रिकॉर्ड करते जाएं। मैंने भी अपने लेक्चर में रेफरेंस मैनेजमेंट के ऊपर आपको जोटेरो का से किस तरह रेफरेंस मैनेजमेंट किया जाता है वो बताया था। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सर कह रहे हैं कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको नोट करें, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से वो मटेरियल आपको अच्छा लगा है। और जैसा कि समय सिंह जी ने कहा कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें। मैंने यही गलती की क्योंकि नौकरी में थे, समय कम मिलता है। मेरी तरह आप सब भी बहुत सारे लोग नौकरी में होंगे, फुल टाइम पीएचडी को नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप रोज आधा घंटा 1 घंटा उससे टच में रहेंगे, बहुत जरूरी है। 15-15, 20-20 आर्टिकल पढ़ के 2-2, 3-3 महीने का जब गैप हो जाता है और जब आप रेफरेंस मैनेजमेंट भी नहीं करते, उसे कहीं नोट करके भी नहीं रखते, तो जब आप वापस बैठते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि जीरो से शुरुआत हो गई है। और ऐसी जीरो से शुरुआत जो रेगुलर नहीं करेगा उसे बार बार करनी होगी। इसलिए जो हमारे यहाँ सभी एक्सपीरियंस
फैकल्टीज और जो पीएचडी होल्डर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको आने वाली समस्याओं से अवगत कराया है। लेकिन समस्या क्या आती है कि हम जो आज यहाँ कहा जा रहा है, इसको हम सोचते हैं कि कहने के लिए इन्होंने कह दिया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है और ये ज्ञान इन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया है, अपने जीवन में गलतियां कर करके हासिल किया है। जिस जिस बातों को जिस जिस जनों ने एम्फेसाइज किया है ना, उसकी वजह से या तो वो ढीले हुए हैं या उसकी वजह से या तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं जब आपको वो पॉइंट्स बता रहे हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ें। और मैं शुक्रिया करना चाहूंगा डॉक्टर आर के उपाध्याय सर का, डॉक्टर प्राची दीक्षित मैम का, डॉक्टर समय सिंह मीना सर का, डॉक्टर अंकित शर्मा जी का, डॉक्टर प्रज्ञाधीर मैम का, डॉक्टर कृष्णाराम चौधरी जी का, डॉक्टर पायल दीक्षित मैम का, कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर हमारे आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स को पीएचडी से की जर्नी के अंदर जो समस्याएं आ सकती हैं या जिस तरीके से उन्हें अपना प्लान बनाना चाहिए उसके ऊपर जानकारी दी। उसके लिए मैं बहुत बहुत इन सभी का आभारी हूँ। अब मैं मंच प्रश्न उत्तर के लिए छोड़ता हूँ। अगर कोई भी रिसर्च स्कॉलर किसी से भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बारी बारी से। सर नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते सर। जी। मैं सर मैम पायल दीक्षित मैम से मेरा ये प्रश्न है कि भाई आपने 3 साल में जो अपना पीएचडी का कार्य पूरा किया है, तो मैम ऐसे कोई सुझाव अगर और हो आपके कि हमारा भी 3 साल के अंदर ही ये जो हो जाए। इसका तो मैं बता सकता हूँ मैम से ज्यादा, क्योंकि हम भी देख रहे थे कि बता मैम किस दीजिए तरह सर। काम कर रहे हैं और उस वक्त हम क्या कर रहे थे। हम उतना समय नहीं दिया हमने। मैम ने अपने ऑफिस के जो जिम्मेदारियां थी उसके साथ में मैम ने रेगुलरली पढ़ाई की। मैम अपने गाइड से तो टच में ही थे। यहाँ पर भी जो अच्छे हमारे यहाँ प्रोफेसर थे उनके साथ में भी टच में रहे, जो सर के गाइड रहे, और दूसरी फील्ड के होने के बावजूद भी उनके साथ एक्टिव रहे और उनसे गाइडेंस लेके मैम ने रेगुलर काम किया और इसलिए मैम का सबमिट हुआ। अब मैं इंटरप्ट किया उसके लिए सॉरी मैम। नहीं सर ने सही कहा, क्योंकि हम सब साथ में यहीं पे हैं तो क्या देखते थे कि मेरे गाइड उदयपुर के थे, लेकिन मैंने यहाँ पर भी हमारे जो सीनियर प्रोफेसर मैडम थी, मैं आज प्रोफेसर आशु रानी मैडम, तो मैं डायरेक्ट उनके टच में रहती थी। डेली 3 घंटा ऑफिस आवर्स के बाद उनके पास बैठती थी, डेली 5 बजे से लेके और 7-8 बजे तक उनके पास बैठती थी यही ऑफिस में यूनिवर्सिटी में, और उनके साथ बैठ के लिखती थी। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था स्टार्टिंग में कि अपनी ओन लैंग्वेज में कैसे लिखे। मुझे यही समस्या सबसे ज्यादा आई थी कि पढ़ के तो लिख लेंगे, उसका में लिख लेंगे, लेकिन वो तो नकल हो गई, एक तरीके की साहित्य चोरी हो गई कि आप पढ़ रहे हो और अपने शब्दों में बना के लिख रहे हो, तो वो भी नकल ही है। कुछ नया तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो मैडम मुझे समझाती थी कि अपनी भाषा, अपना जो रिसर्च है उसको कैसे लिखा जाए, कैसे समझा जाए। तो डेली के 3 घंटे तो मैं यहाँ देती थी, फिर टाइम टू टाइम गाइड से जाके चेक कराना, फिर वो जो सजेशन दे वापस उसको इम्प्लीमेंट करना। कंटिन्यूसली मैंने गैप बिल्कुल भी नहीं दिया, जो टाइम पे हो गई। आप भी अगर गैप देंगे, एक ही चीज को फोकस करेंगे तो आपकी भी टाइम लगेगा। आपके कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए मैम। नहीं ये गलत है, बात कर लेना सारू का। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये आपसे मेरा कॉन्टेक्ट करवा देंगे। कोई भी आपको पूछा हो तो आप रिसर्च सेक्शन में आइए, वहाँ से आप जी मैम से भी मिल सकते हैं। जी धन्यवाद। ठीक है। Next, ma'am, I would like to put next question. I'm Priyanka, ma'am, from sports psychology. My area of research will be sports psychology, ma'am, and my supervisor is Dr. Vijay Singh, sir. So my question is that, ma'am, though I have prepared my research paper, it's going to be presented in upcoming conference. So my question is, I will check the plagiarism level of my that research paper. Is it audible, ma'am? Yes. So, yes, sir. I want that link from our university library. Is it possible to get that link so that we can check at our level? We can check the level. Though my study is
interview आप and चेक observation. कर लीजिए, पूछना चाह रहे हैं क्या? प्लेगरिज्म आप ना अपने सॉफ्टवेयर मार्केट में आप सॉफ्टवेयर प्लेगरिज्म चेकर और कुट और बाकी ऑनलाइन है जो कि फ्री है। तो आप पहले अपना जो थोड़ा थोड़ा वर्क है ना वो आप लाइब्रेरी में चेक नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए आप अपना सेल्फ प्लेगरिज्म चेकर से अपने सॉफ्टवेयर से चेक कीजिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। आपको जरूरत नहीं है कि खरीदना है, ठीक है ना। तो वो आप एक एक पेज तो अपने हिसाब से चेक करिए। लाइब्रेरी में तो आपकी पूरी थीसिस ही एक बार में प्लेगरिज्म से चेक की जाती है, लेकिन वो हाँ। काफी टाइम बाद होती है। तो आप पहले अपने हिसाब से चेक करके और काम को आगे बढ़ाइए। Ma'am, example of any software. I'm not from IT sector. Ma'am. One thing, Priyanka, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Very much. Actually, a link has been sent by library to almost all the faculty members. So Dr. Vijay Singh sir might be having that. You can easily mail him whatever sort of content you want to go for a check for plagiarism, and he will having that username and password, and definitely he will revert you back. This is the best amicable solution of your problem. लेकिन मैम ने भी जो कहा और सर ने भी जो कहा उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप जो थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, आधा पेज एक पेज, उसको आप ऑनलाइन प्लेगरिज्म चेकर जो फ्री अवेलेबल है उस पर चेक करते जाइए। क्योंकि विजय सिंह सर के लिए भी या और भी किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं कि आपका हर थोड़ा थोड़ा मटेरियल चेक करें। जब आप पूरा एक ड्राफ्ट बना लें कि मेरा रिसर्च पेपर कंप्लीट है सर, अब मैं सबमिट कर रही हूँ, उससे पहले आप फिर सर की मदद लीजिए और या फिर लाइब्रेरी में भी आप चेक करा सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी में इस तरीके से चेकिंग नहीं होगी कि आप लेकर आ रहे हैं 90% प्लेगरिज्म आ रहा है, तो फिर आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगे। नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट सपोर्ट यू। तो आपको थोड़ा थोड़ा आप ऑनलाइन चेक करें। जब आपका पूरा ड्राफ्ट बन जाए, जब आप सबमिट करने की उसमें आ जाए, तो आप अपने गाइड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। उनका आईडी पासवर्ड है, तो उससे वो चेक कर देंगे या लाइब्रेरी से चेक कर। Thank you. क्वेश्चन म्यूट कर दीजिए प्रियंका जी। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ समय सिंह सर से। हाँ जी पूछिए। आपका नाम बता दीजिए। मैं दीवान सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए। सर जैसे आपने बताया पांडुलिपियों पे बहुत कुछ कार्य होना चाहिए और मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ। एक पुरातत्व विभाग के ऑफिस में भी गया था, लेकिन पांडुलिपि कोई इस तरह की मिली नहीं सर। कुछ इस तरह की इंडेक्सिंग वगैरह कहीं इस तरह से सोर्स हो कि हमें मिल जाए। इसके लिए प्राय प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान बने हुए हैं। वहां पर बहुत सारी पांडुलिपि हैं, कोटा के अंदर भी हैं। संग्रहालय जो बना हुआ है अपने केएसटी के पास, केशव सागर तालाब के पास, मैंने खुद ने विजिट किया है। वहां पर बहुत अच्छी अच्छी पांडुलिपियां हैं जिन पर काम होना चाहिए। इसके अलावा जोधपुर में भी जो प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान है वो बहुत ही काफी रिच है। मेहरानगढ़ किले के अंदर महाराजा के द्वारा जो बनाया हुआ है सवाई मान सिंह पुस्तकालय, वह उसमें भी बहुत सारी पांडुलिपियां हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप सर्च करेंगे, प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान से संपर्क करें, वहां पर पुराना साहित्य आपको मिल जाएगा। उसमें से मैं जो भरतपुर से हूँ, भरतपुर में गया भी था, लेकिन वहाँ कुछ इस तरह से अलग से कोई कलेक्शन नहीं है। एक उन्होंने मुझे उपलब्ध करवा दी, उसी में बहुत सारा डाटा था। तो कुछ एक अलग से होता है कि इनका संग्रह कहीं के ये पांडुलिपियां हैं? हाँ, इसके लिए कैटलॉग वो प्रकाशित करते हैं। अभी कोटा का मैंने देखा है, जोधपुर का भी देखा है, दोनों जगह से कैटलॉग प्रकाशित है। आप उनको देख सकते हैं जिस पर आप काम करना चाहें। जोधपुर में, भरतपुर में नहीं मिला, दूसरे जिले में तलाश करें, अपने जयपुर तलाश कर लें, मिलेगा जरूर। कोटा में अकलंक शोध पीठ है, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। अकलंक शोध पीठ कोटा में है, वहां भी एक बार देख के आइए। जी क्या मैडम, एक बार रिपीट कीजिए। अकलंक शोध पीठ, वहां भी शोध पीठ से पहले, शोध पीठ से पहले क्या नाम है? बना हुआ है, बनी हुई है, एक बार वहां भी देख के आइएगा क्या मिलता है।
इसी क्रम में मैं एक बात और बता दूं, बहुत सारा डाटा, जैसे कि हमें डॉक्टर ज्ञान चौधरी जी ने बताया था कि बहुत सारे डाटा आप आरटीआई से भी मांग सकते हैं। आरटीआई कोई अपराध नहीं है और न ही कोई ये गुनाह है। तो अगर आपके पास डाटा दूर है, वहां जाने में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, तो आप ऑनलाइन आरटीआई कर भी डाटा कलेक्ट कर लीजिए। वह डाटा बल्कि ऑथेंटिक होगा, क्योंकि बकायदे उसकी के साथ आता है आपके पास। तो वो एक सेकेंडरी डाटा या प्राइमरी डाटा के रूप में आपके पास आपके फाइल में रहेगा। ये डाटा आपने कहाँ से लिया है, तो बकायदे रेफरेंस में लिखिए आरटीआई बहुत अच्छी के द्वारा मैंने ये डाटा इस तारीख को प्राप्त किया, तो रेफरेंस में भी आपके पास आ जाएगा। तो मैंने आरटीआई के थ्रू बहुत सारे डाटा कलेक्ट किया। सिंपल डाटा कलेक्ट करना कोई अपराध नहीं है, ना कोई आप गुनाह कर रहे हैं। उसके लिए अधिकार है आपका आरटीआई का, और आरटीआई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। ठीक है, तो हाँ? मैं सभी शोधार्थियों को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आज हमारे साथ में जो सभी एलुमनाई पूर्व पीएचडी छात्र जो यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने आप लोगों को के इतनी बारीकियों से अवगत कराया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप सभी को अपने पीएचडी की जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। और वो गलतियां हमने की या गलतियां ना कहकर जो ज्यादा समय हमने या रिपीटेशन ऑफ वर्क जो हमने किया, उसके कारण जो डिले हुए, जो स्ट्रेस हमने फेस किया, वो इतनी अच्छी जानकारी और इतना अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद आप जीवन में फेस ना करें और बहुत अच्छे से अपने शोध कार्य को पूरा करें, इसकी मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। और पूरे पैनल को मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा रिसर्च सेक्शन की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर व्यस्तम समय से समय निकालकर यहाँ पर आए और इस सेशन की इम्पोर्टेंस को समझा कि आने वाले जो शोधार्थी हैं और जो छात्र हैं, उनके जीवन में ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत सर। धन्यवाद शोध अनुभाग की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोऑर्डिनेट करा सर थैंक यू। क्वेश्चन रहेगा सर मेरा। थैंक यू सर। हेलो, बताइए। हाँ अंकित सर से मेरा क्वेश्चन है सर। जैसे सर ने कहा कि आप एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है पिक क्लिक कर लीजिएगा, जो भी आपका आउटपुट प्रोडक्ट बन रहा है या उसका पिक आप ले लीजिए। तो उस पिक में जैसे कि अपन पिक लिया, बाकी उसमें क्या अपन टाइम स्टैम्प वगैरह का या जीपीएस का इसका भी अपन उसमें एडिशन करेंगे कि भाई हमने ये पिक एक्सपेरिमेंट कब किया, कब लिया वो पिक, और वो सब भी टाइम भी नोट करना है क्या? नहीं मतलब या एक बार वापस अपनी क्वेरी को बोल दें भरत जी। हाँ सर, आपने कहा कि आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, और कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसका जो भी प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, उस प्रोडक्ट का आपको पिक कैप्चर करना है। तो उस पिक को अपन जनरली वैसे नॉर्मली पिक कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल पिक तो अपने को कहीं भी गूगल पे या कहीं भी मिल सकता है इस प्रोडक्ट का। तो उस पिक को क्या अपने साथ में, अपने आइडेंटिटी के साथ में और विद डेट एंड टाइम स्टैम्प के साथ क्लिक करना है, या नॉर्मली क्लिक कर सकते हैं? हाँ भरत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस। हेलो। हाँ सर आ रही है। जो आप कह रहे हैं कि हम गूगल से कोई पिक लेके और हम उसको अटैच कर देंगे, तो ये डेफिनेटली आप इसमें 100% मैं कहूंगा कि गलत है, क्योंकि हम जो भी मैं कह रहा हूँ कि गूगल से अटैच किया जा सकता है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि अपन उसकी आइडेंटिटी मतलब प्रॉपर शो करे कि काम हमने किया है। तो गूगल से भेज दिए। नहीं, आप ये कर लें, लेकिन इतना रिव्यूअर और आपके बीच में इतना तो उसको रहता है कि जैसे आपने अगर कोई एक्सपेरिमेंट करा है, सपोज करिए कि आपने फ्लाई ऐश ली है या आपने पोटाश स्टोन स्लरी ली, अब आपने उसको कोई केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद उसको वॉश आउट करा, उसको फिल्टर पेपर पे सारा का सारा वाटर रिंस करा और आपने उसको ड्राई करने के लिए एक पेट्री डिश में रख दिया। ओके, अब आप आगे की जर्नी आप कर रहे हैं, लेकिन वो जो रिव्यूअर है उसने पूछा कि आपने जो वो केमिकल ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद जो वो फ्लाई ऐश कैसी दिखती थी,
उसका जरा एक हमारे को पिक भेजें। तो ये रिसर्च पेपर के लिए अटैचमेंट नहीं है, ये उसको कंसोल करना है कि प्रैक्टिकली हमने ये वर्क किया है। आई कैन गेट इट। ठीक है। मैं सर एक्चुअली में जो कह रहे हैं वो सर मेरे साथ शेयर किया था, इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ बीच में। सर ने एक बहुत अच्छी जर्नल में आर्टिकल लिखकर भेजा था और रिव्यूअर ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि भाई ये आप कई बार ऐसा होता है कि सर का काम इतना यूनिक था, सर ने पेटेंट भी अप्लाई किया, तो वो काम इस तरीके का होता है कि एकदम से विश्वास नहीं होता अगले को कि ये काम इन्होंने किया है क्या। तो तब वो फिर क्वेरी रेज करते हैं कि अच्छा आपने किया था तो आपने इसके सबूत रखे होंगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन किया होगा, पिक्चराइजेशन किया होगा। तो उन्होंने इनसे क्वेरी की कि भाई आपने उस वक्त कोई पिक्चर खींची हो उस प्रोडक्ट की तो हमारे साथ शेयर करिए। तो सर ने, क्योंकि सर शुरू से इतने सिस्टमेटिक वे में चले, इसलिए सर ने भी टाइमली कंप्लीट की। तो वो सिस्टमेटिक वे में चलने के कारण सर ने तुरंत वो अवेलेबल करवा दी। अदरवाइज आगे का क्या कोर्स होता वो तो हम नहीं जानते, लेकिन वो पिक्चर और वो डॉक्यूमेंटेशन होने के कारण बहुत इजीली सर का फिर वो आगे काम हो गया। भरत, जो एनालिटिकल टेक्निक्स है जैसे XRD है, SAM है ना, IR है, ये तो हमारे को रिसर्च पेपर में आवश्यकता होती है। लेकिन जिसका हमने IR, XRD या जो भी एनालिटिकल टेक्निक लगाई है जिस पर, वो हमारे पास प्रैक्टिकली था भी या हमने ऐसे कट कॉपी कर दिया। तो ये सब चीजें हमारे को रिव्यूअर से ही क्वेश्चनर्स में निकलता है। अदरवाइज एज सच रिसर्च पेपर में हम पिक्चर थोड़ा डालेंगे। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस हमें तो उसकी एनालिटिकल पिक्चर्स डालनी है। XRD है, SAM है, FESAM है, EDX है, ये सब चाहिए। लेकिन जो रिव्यूअर है वो ये देखना चाहता है कि जिसकी फोटो आपने ली है, जो आपका फिलर है या फ्लाई ऐश है, कोटा स्टोन है, उसका एक बार हमें पिक दे दो। इसलिए मैं कहता हूँ एक्सपेरिमेंट करने से पहले रॉ चीज का भी जो भी आपका जो इंग्रेडिएंट है उसका एक पिक करके लेके और एक फोल्डर में आप रख दो, क्योंकि यू नेवर नो हु इज गोइंग टू आस्क। ये अच्छा, अब सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, जैसे मेरा टॉपिक जैसे मेरा चल रहा है इस पे कि मैं ग्राउंड वाटर पे और रिवर वाटर पे काम करना चाह रहा हूँ। अब मैं सैंपल कलेक्शन करूंगा, उसके ब्रॉड एक एरिया होगा, तो सैंपल कलेक्शन, अब कल को ये आप जो कह रहे हो सवाल उठ सकता है कि आपने सैंपल कलेक्शन किया कि नहीं किया, और मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वहां से किया कि नहीं किया, तो उस चीज को अपन कैसे जस्टिफाई करें? के लिए आपको जीपीएस जो है, एक जो आपके पास पोर्टेबल वे में जीपीएस आता है, उसको आप लीजिए। जहां पे आप सैंपल कर रहे हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वो सारे के सारे पर्टिकुलर्स आपको देगा। और इसके अलावा वो डाटा आपका वैलिड डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि वो मैं घर बैठ के भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्लोरीन ज्यादा है, क्लोरीन ज्यादा है, कि यहाँ पर क्लोराइड ज्यादा है, लाइकवाइज। तो आपको जीपीएस वाला जो डाटा है वो डेफिनेटली अपलोड आप उसी के थ्रू करेंगे। मैं इसीलिए पूछ रहा सर, क्योंकि ये ब्रॉड एरिया होगा मेरा। और दूसरा इसी में नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा और सर, जैसे मान लो मेरा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में एडमिशन है मेरा, और कुछ एनालिटिकल मेरे को जैसे वहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो क्या कुछ मेरे को जैसे किसी की डायग्नोस करानी या किसी चीज का सैंपल करवाना है मेरे को, तो क्या वो कोटा विश्वविद्यालय में अवेलेबल जो इंस्ट्रूमेंट है उनका मैं उपयोग कर सकता हूँ? देखिए, बहुत क्लियर में आपको मैं कहता हूँ कि कोई भी विश्वविद्यालय, चाहे कोटा विश्वविद्यालय हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी हो सकता है कि आपकी जितनी भी आवश्यकता अनुसार जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो हो सकता है मिल जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनमें से एक भी ना मिले। जैसे मैं कहूँ जीपीएस मॉड्यूल हमारे पास डेफिनेटली नहीं है ना, लेकिन और जो एनालिटिकल टूल्स हैं प्रोबेबली हमारे पास हो सकते हैं। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ये कि आप जो MNITs हैं या बेसिकली ये IFCAT इंदौर है, इसकी आप वेबसाइट देखें। यहाँ पर एक प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन, और आपको आपका जो क्यू नंबर है वो भी वो आपको देते हैं, और डेफिनेटली आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, सैंपल को कुरियर करेंगे, तो यू कैन अवेल दैट फैसिलिटी। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स को और स्टूडेंट्स को बिल्कुल वरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दे आर इंस्टीट्यूट्स जो टोटली डिवोटेड है विद एनालिटिकल टेक्निक्स। ओनली इशू इज दैट कि आपको उसको एक्सेस करना आना चाहिए, और आपको ऑनलाइन पेमेंट और जो कुरियर वाला है प्रोसेस, यू शुड डू इट एट द अप्रोप्रिएट टाइम, क्योंकि वहां पे भी महीने भर तक का क्यू हो जाता है। और जो सर्टिफिकेशन है वहां पे वो डेफिनेटली वो भी आपको वो रखना है आपको, क्योंकि एनीबडी कैन आस्क कि भाई कराया भी था या नहीं कराया। आजकल जमाना जो है, हाँ, ये आपको सारे विविड प्रूफ्स रखने ही हैं। चलिए भरत, थैंक यू सर, थैंक यू Sir, I have a question. आप पूछिए निशा जी। Sir, I'm from public administration.
हाँ। सर मैं इस चीज पे रिसर्च करना चाहती थी कि जैसे राजस्थान में किसी नई इंडस्ट्री को लाने का क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है, जो टॉपिक्स है जो इसमें कवर होंगे, वो होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, स्टाफ एजेंसी और पब्लिक पॉलिसी का इकोनॉमी वाला पार्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी वाला पार्ट। तो सर जैसे अभी कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होनी चाहिए, तो इसमें इकोनॉमिक्स का इकोनॉमी पॉलिसी वाला पार्ट भी कवर होगा। माय वरी इज कि ये ऐसा नहीं हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा ये इकोनॉमिक्स की पीएचडी लगने लगे। तो इस केस में मुझे फिर भी परस्यू करना चाहिए इस टॉपिक को, या फिर शुड आई लुक फॉर अनदर टॉपिक? मैम आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, टॉपिक आपका सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब वो टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट के उसके दायरे में भी जा रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है, पर आप अपने गाइड से बात करके प्लस आप अपने इंटरेस्ट एरिया को ध्यान में रखते हुए करिए। बाकी पीएचडी करने में उसमें कोई इशू नहीं है, पीएचडी तो आपकी आपके सब्जेक्ट में ही मानी जाएगी। जैसे कि सर का इकोनॉमिक्स एरिया है, इकोनॉमिक्स में इतने वास्ट टॉपिक थे, पर सर ने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को चुना, और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स सोशल साइंसेस में भी आ जाता है, मैनेजमेंट में भी आ जाता है। मेरा एरिया माइक्रो फाइनेंस का, तो वो फाइनेंस का एरिया भी है हमारा। उसके अलावा वो सोशल साइंस में आ जाता है, डेवलपमेंटल फाइनेंस में आ जाता है, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में आ जाता है। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है कि भाई आप। ओके सर। दिस इज आल्सो वन ऑफ गुड सॉल्यूशन। अगर आपका इकोनॉमिक्स में रहता है तो एक को सुपरवाइजर का ऑप्शन रहता है कि इकोनॉमिक्स में आप को सुपरवाइजर लेके उसमें काम करेंगे, पर उसके लिए आप रिसर्च सेक्शन में बात करिए। देन ओके सर, ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और आपकी नेक्स्ट क्लास 3 से 5 रहेगी, तो उस वक्त आप ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।